कैसे हो? हम गुरुकुल फिजिक्स की जो क्लासेस हैं उसमें हम लेके आए हैं गति पार्ट 4। ठीक है, ये है गति का चौथा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे वेग के बारे में और औसत वेग के बारे में। ठीक है, वेग और औसत वेग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लगभग 3 4 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो पूरे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके बुक की है। तो एक इससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी आपको कि जो गति पार्ट फर्स्ट था हमारा, जिसमें हमने वस्तु की विराम अवस्था और गतिमान अवस्था के बारे में पढ़ा, गति के प्रकार पढ़े, ठीक है, मूल बिंदु और निर्देश बिंदु के बारे में पढ़ा, और उसमें लास्ट टॉपिक हमारा था सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो वो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, और उस टॉपिक के जो नोट्स हैं, जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, उसकी पीडीएफ का लिंक ये है। जो आप अगर गति पार्ट फर्स्ट जैसी आप यूट्यूब चैनल हमारा कौन सा है, गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स रूपेश। ठीक है, ये हमारा चैनल है। इस पर हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास की, तो जिसमें गति पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में हमने जो पढ़ा वो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। ठीक है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये जगह क्या छोड़ रखी है, ये जगह इसलिए है कि ये तो एकदम ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये सभी जगह सेम मिलेगा, बाकी ये थोड़ा क्या इनमें अलग अलग फर्क है। तो गति पार्ट फर्स्ट के लिए ऐसी लिंक मिलेगी आपको, ये मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको मिलेगा ही। और ये एक तरीके से क्या है, ये लिंक है टोटल ये वाला, और ये ऐसी लिंक गति पार्ट फर्स्ट में मिलेगी। गति पार्ट 2 में 2 लिंक डाली हुई है, 2 पीडीएफ एक तरीके से एक एक पेज की, वो आप देख लेना। ऐसे गति पार्ट 3 में हमने किया है। गति पार्ट 2 में हमने दूरी और विस्थापन के अंदर फर्क देखा था। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन किए थे। गति पार्ट 3 में हमने चाल पढ़ा, औसत चाल पढ़ा और उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए। अब गति पार्ट 4 में हम वेग और औसत वेग देखेंगे, और इसकी भी जो आप पीडीएफ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक का कलर यही है, इसलिए इसको नीले से दर्शाया गया। ठीक है, तो आप जैसे ही वीडियो खोलोगे उसमें मोर ऑप्शन आता है नीचे, मोर को जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मिल जाएगी। आप लिंक को टच करोगे, क्लिक करते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पीडीएफ खुल जाएगी। वो पीडीएफ से आप घर पे बैठे आराम से नोट्स बना सकते हो। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम ये क्लासेस स्टार्ट आगे चलाएंगे, और अब हमारा कौन सा है, अब हम पढ़ेंगे वेग। ठीक है, और कोशिश ये है कि अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो 9th क्लास के बच्चे हैं जो कहीं भी दूर दराज के इलाके में बैठे हुए हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनके पास एक नोट्स का एक पैटर्न पहुंच जाए कि हम इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। उस नोट्स में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रॉपर किए हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन मैं बोर्ड पर भी करा रहा हूँ, तो दोनों का आप लिंक करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अब बच्चों अब देखते हैं वेग। ठीक है, यानी वेलोसिटी। तो बच्चों हम देखते हैं वेग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो देखो वेग की क्या परिभाषा दे रखी है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय विस्थापन वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, अर्थात वस्तु के विस्थापन व उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो देखते हैं इसका सूत्र। तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र कह दो चाहे आप सीधा भी लिख सकते हो कि वेग का फॉर्मूला क्या है। देखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विस्थापन को हम s से प्रदर्शित कर सकते हैं या d से प्रदर्शित कर सकते हैं, और समय को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, समय t से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, v का मतलब क्या है, वस्तु
का वेग, और एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है वस्तु का विस्थापन, और टी का मतलब है समय, या वस्तु को विस्थापन तय करने में लगा समय। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मात्रक भी ले सकते हैं। देखो कि विस्थापन का मात्रक कैसे हो सकता है, सॉरी वेग का मात्रक कैसे होगा? विस्थापन बट्टा समय। ठीक है। तो विस्थापन में क्या करोगे? देखो आप विस्थापन किस में लेते हैं? हम मीटर में लेते हैं, और समय किस में लेते हैं? सेकंड में। ठीक है। तो इसका एक मात्र क्या हो सकता है? मीटर बटा सेकंड हो सकता है। दूसरा मात्रक अगर हम आपको दूरी सेंटीमीटर में दे दे तो वहाँ पे भी आप सेकंड ले सकते हो। ठीक है। और अगर किलोमीटर में दे दे तो हम थोड़ी बड़ी राशि लेंगे समय की, वो क्या हो सकते हैं? घंटे या मिनट हो सकता है। वैसे नॉर्मली हम क्या लेते हैं? घंटे ही लेते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई वेग की। अब वेग की कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है। जैसे क्या है? सबसे पहली विशेषता है वेग की, वेग क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है? इसको अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप गति पार्ट फर्स्ट वीडियो देखिए गुरुकुल फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे बताया गया है कि दो प्रकार की राशियाँ होती है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ठीक है। तो देखो एक बार तो हम यहाँ पे ऐसे ही समझ रहे हैं, सदिश यानी दिशा के साथ। कहने का मतलब ये हो गया कि वेग को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा भी चाहिए। ठीक है। वैसे कोई भी राशि उसे प्रदर्शित करने के लिए एक तो हमें चाहिए संख्यात्मक संख्यात्मक मान, एक चाहिए संख्यात्मक मान। ठीक है। और एक चाहिए हमें उस भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है। और एक चीज हमें चाहिए दिशा। तो वो हो गई सदिश। अगर कोई राशि जिसमें संख्यात्मक मान और मात्रक दो ही है, वो क्या होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है। तो देखो इस सदिश राशि अदिश राशि का मतलब हो गया कि संख्यात्मक मान होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसका वेग दे रखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटे, एन, एन का मतलब उत्तर दिशा में। ठीक है। वेग में आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि कोई वस्तु या कोई कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है। अगर आप उत्तर दिशा नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा चाल। यानी मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? चाल की बात कर रहे हो, क्योंकि चाल क्या है? चाल अदिश राशि है, तो चाल में हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है। वेग सदिश राशि है। तो देखो वेग किस पर निर्भर कर रहा है? वेग निर्भर कर रहा है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि। ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगी? सदिश राशि। तो वेग को हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी दर्शाने के लिए। ठीक है। अब देखो ये 55 क्या है? ये है 55 संख्यात्मक मान, और किलोमीटर प्रति घंटे है मात्रक, और दिशा बताने के लिए हमने क्या लिख दिया? उत्तर दिशा या नॉर्थ। ठीक है। समझ में आया इतना? अब देखो हम एक विशेषता और देखते हैं कि वेग की एक विशेषता और है। क्या है विशेषता? वेग का मान धनात्मक। ठीक है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक है। तो वेग का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वेग क्या है? सदिश राशि और विस्थापन निर्भर कर रही है। विस्थापन का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से विस्थापन पर वेग निर्भर कर रहा है, तो जो एक तरीके से विस्थापन की विशेषता है वो सब किसकी विशेषता होगी? वेग की। और चाल किस पर निर्भर करती है? चाल निर्भर करती है दूरी पर। तो जो दूरी की विशेषता होगी वो क्या होगी? चाल की विशेषता। विस्थापन और दूरी के बारे में आपको अगर जानना है तो गति का पार्ट 2 जो हमने वीडियो डाला है, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें विस्थापन और दूरी के बारे में बताया गया है। ठीक है।
अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो ये आपने परिभाषा लिख ली, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ सीधी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार इसको वापस, ये तो हमने सब कुछ लिख लिया, अब इसको समझते हैं ये है क्या, वेग क्या है, वेग में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है। 9वीं क्लास के बच्चों के लिए तो बस इतना ठीक है, काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा और इसको देखते हैं तो देखो प्रति इकाई समय का मतलब अगर आपको कह रखा है कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का इकाई समय क्या होगा, 1 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड का इकाई समय क्या होगा, 1 सेकंड। अब कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय कर रही है ना, तो वो विस्थापन और उस समय का भाग किसके बराबर होगा, वेग के बराबर, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रति इकाई समय यानी 1 घंटे, और ये विस्थापन हो गया। तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो गया, वेग के, ठीक है, प्रति इकाई समय। मान लो कि अगर 10 घंटे हैं तो उसका प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, 1 घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में जितना वस्तु विस्थापन तय करेगी वही क्या हुआ, उसका वेग। अब देखो हम देखते हैं कि वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होता है, बस ये निर्भर किस पर करेगा, विस्थापन पर। विस्थापन को आप समझ लोगे तो वेग अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है मान लो शुरुआती बिंदु O, फिर ये है बी ए, और ये क्या है बी। हम इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। ये एक दिशा है, मान लो एक्स अक्ष दिशा है, ये एक दिशा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस दिशा में बढ़ रहे हो, इसको मैंने 100 मीटर दे दिया, इसको दे दिया 200 मीटर। जैसे जैसे आप इस दिशा में बढ़ रहे हो तो आपका विस्थापन बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापन पर ही वेग निर्भर कर रहा है। मान लो ये दूरी को तय करने में 10 सेकंड लगे और इस दूरी को भी तय करने में मान लो क्या लगे, 10 सेकंड लगे, ठीक है। अब देखो मजे की बात क्या है, अब समझ में आएगा कि वेग है क्या हकीकत में, और वो विस्थापन पर कैसे निर्भर कर रहा है। हम ओ से बी तक आ गए, पहले आपको मान लो दे रखा है कि ओ से बी तक का वेग बताओ हमें क्या है, ठीक है। तो वेग कैसे बताएंगे, इस दूरी को मान लो जोड़ लिया हमने, टोटल दूरी कितनी होगी 200, ठीक है। और समय कितना लगा 20, ये मान मीटर में है, ये सेकंड में, ये से ये कट गया, कितना मान आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया वेग का मान, ठीक है। वेग का मान आ गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं विपरीत दिशा में, हम वापिस कहाँ पर आ गए, मान लो ए पर आ गए, वापिस कहाँ पर आ गए, ए पर। तब आप ओ से बी पर गए और ए पर वापिस आ गए। अब आपको पूछ रखा वेग बताना है, तो वेग निर्भर किस पे करता है, विस्थापन पर। और विस्थापन क्या बोल रहा है, विस्थापन बोल रहा है कि हमें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी चाहिए, तो वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, मान लो 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन समय यहाँ पे जुड़ेगा, समय कभी घटता नहीं है, समय अदिश राशि है, समय हमेशा जुड़ेगा। तो टोटल समय यहाँ पे था 20 सेकंड, फिर विपरीत दिशा में गए, मान लो वापस 10 सेकंड ही लगा, तो टोटल समय यहाँ पे क्या हो गया, 30 सेकंड हो गया, ठीक है। अब आप मान निकाल लेना, कम ही आएगा मान तो, ठीक है। कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 3.33 मीटर सेकंड। तो देखो वेग का मान धीरे धीरे क्या आ रहा है, घट रहा है। अब चलो वापिस ओ पर जाओ, ओ पर जाते ही विस्थापन 0, यानी सूत्र क्या है वेग का, वेग का सूत्र है विस्थापन बटा समय। विस्थापन 0, समय कुछ भी हो, में क्या मतलब, जब किसी राशि 0 है उसमें किसी का भाग देगी तो वो क्या जाएगा, 0 में किसी का भाग देते तो क्या था, 0 आता ना। तो यहाँ पे वेग क्या हो गया, 0। देखो वेग है यहाँ पे था 10, यहाँ पे 3.33, और यहाँ पे क्या हो गया 0। अब चलो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मान लो हम आ गए सी पर, ठीक है। विपरीत दिशा में आगे सी पर आ गए, तो ये मान लो कि इधर भी हमें 10 सेकंड लगे, और ये क्या है, यहाँ तक मान लो 100 मीटर दूरी है। अब देखो तीसरा नंबर पॉइंट, इसमें और ही समझ में आएगा। ओ से बी पर गए, बी से वापस हम सी पर आ गए, गौर करना, ओ से बी पर गए, ठीक है। और बी से ओ पर गए, विस्थापन 0, कुछ विस्थापन नहीं है, विस्थापन 0 है। विपरीत दिशा में आप जा रहे हो,
दिशा विपरीत है तो विस्थापन, अब ये विस्थापन होगा बस, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु देख लो, वही क्या विस्थापन है। तो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य दूरी है 100 मीटर। दिशा चेंज हो गई हमारी, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इस स्थिति में माइनस का मान आएगा, ठीक है। समय जुड़ेगा, समय घट नहीं सकता। इधर गए टोटल 20 लगा, वापिस गए टोटल 20 लगा, 40 सेकंड हो गए और 10 सेकंड ये और हो गया, ये आएगा 50 सेकंड। तो आपके वेग का मान आ गया -2 मीटर पर सेकंड। तो आया समझ में। देखो वेग का मान प्लस भी है, प्लस से धीरे धीरे घटता कहाँ पे आ गया, 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। फिर वेग का मान कितना हो गया, माइनस का गया। तो ये एक तरीके से प्रूफ है, ठीक है। फिजिक्स को हम जब मैथ से समझते हैं तो फिजिक्स बढ़िया समझ में आती है। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रूफ है। अब आगे चले, इतना बहुत है। अब देखो हम देखते हैं औसत वेग, ठीक है। एक बात बताओ कि विस्थापन की क्या परिभाषा है। देखो विस्थापन है तो दूरी, बस उसमें फर्क क्या है कि अगर दूरी, देखो विस्थापन क्या परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या है, विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या है, विस्थापन। अब देखो हम चलते हैं औसत वेग। औसत वेग में देखो कुछ नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं, परिभाषा तो आप याद कर लोगे। एग्जाम्पल समझते, देखो मान लो ये था एक्स, ये था वाई और ये था मान लो जेड, ठीक है। यहाँ तक आने में हमें मान लो विस्थापन हमारा S1, यहाँ तक आने विस्थापन कितना हुआ S2। ये समय लगा T1, ये लगा समय T2। अब औसत क्या कर रहा है, औसत कह रहा है कि कुल किसी वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन जोड़ो S1 प्लस S2, और विस्थापन को तय करने में कुल लगा समय वो भी जोड़ दो T1 प्लस T2, ठीक है। तो एक तरीके से जो पीछे वाला एग्जाम्पल था ना, वो एक तरीके औसत वेग का भी हो सकता था एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो कुल विस्थापन बटा कुल समय का अनुपात है वही क्या हो सकता है, वेग। अब मान कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 10 मीटर ले सकते हो, यहाँ पे 10 मीटर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, ठीक है, इधर ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा औसत वेग, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तभी, तब और समझ में आएगा, एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन करेंगे तब। अगला क्या, देखो अगला बहुत बढ़िया टॉपिक है तो छोटा सा मगर, एक समान वेग या स्थिर वेग। किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो रहा है तो इस प्रकार के वेग को समान या स्थिर वेग कहते हैं। क्या है, देखो मान लो यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं वस्तु का विस्थापन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं समय, और इसको समझ रहे हैं एग्जाम्पल से। आप ओ से ए पर आए, ओ से बी पर आए, ओ से सी बिंदु पर आए और ओ से डी पर आ गए, ठीक है। अब 50 मीटर मान ले क्या, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, क्यों, क्योंकि कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन क्या है, समान विस्थापन होना चाहिए और अंतराल भी होना चाहिए समान। तो इसको हम मान रहे हैं 25 सेकेंड, ठीक है। ये भी क्या है 25 सेकेंड, और ये भी क्या है 25 सेकेंड, और ये भी क्या है 25 सेकेंड। कहने मतलब समय तो बराबर है और अंतराल भी बराबर है, ठीक है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, वस्तु का विस्थापन मान लो 0 से 50 मीटर, फिर 50 से 100 मीटर, है तो 50 ही अभी का मान है। 50 से 100 से मान लो कितना हो गया 150 मीटर, इतना ही क्या, 1 2 3 4, ठीक है। अब 150 मीटर से हम आ गए 200 मीटर तक। तो सभी में क्या हो रहा है, कितना विस्थापन तय हो रहा है 50 मीटर, इसमें 50 मीटर, इसमें भी 50 मीटर और इसमें भी 50 मीटर विस्थापन तय हो रहा है। समय क्या लग रहा है, समान 25 सेकेंड, इसमें भी लग रहा है 25 सेकेंड, इसमें भी लग रहा है 25 सेकेंड, इसमें भी लग रहा है 25 सेकेंड। तो परिभाषा तो बहुत ईजी थी, मतलब इसको समझना भी और ईजी है कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या है। अगर एक समान है तो वस्तु का वेग क्या होगा, एक समान, ठीक है। अगर विस्थापन यहाँ पे चेंज हो गया, मान ली 40 हो गया, फिर 50 हो गया, 60 हो गया, तो उस स्थिति में वस्तु का वेग क्या होगा, एक समान नहीं होगा, ठीक है। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन।
ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वेग एवं चाल में अंतर। ठीक है, चाल एवं वेग में अंतर। तो देखो इनको, आपकी जो पीडीएफ है वहां पे तो हमने लिख रखा है कि बच्चे स्वयं करें। क्या लिख रखा है, बच्चे स्वयं करें। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो हम डिस्कशन कर लेंगे कि चाल और वेग में क्या परिवर्तन, क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो चाल की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल। और वेग की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु को क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। एक परिभाषा हो गई या एक अंतर हो गया। ठीक है, चाल में आप बता सकते हो कि चाल क्या है, अदिश राशि। ठीक है, और वेग क्या है, सदिश राशि। चाल का मान वस्तु के पथ पर निर्भर करता है और वेग का मान वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता। चाल हो गई अदिश राशि, वेग क्या हो गया, सदिश राशि। और वेग का मान केवल किस पर निर्भर कर रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है। ठीक है, अर्थात वेग विस्थापन से ही मिलकर, विस्थापन से ही बना है ना, इसलिए वेग का मान भी एक तरीके से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, वेग का मान अभी हमने देखा था धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट अंतर तो वही सेम ही है कि इनका मात्र क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा मात्रा होता है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण, ठीक है, उसकी औसत चाल के बराबर हो जाता है। अब देखो शब्द यहाँ पे जो परिमाण शब्द आ गया ना, ये क्या कर रहा है, परिमाण शब्द आते ही वेग का परिमाण, मतलब वेग में तो होती है दिशा। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा मान लो। ठीक है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा या एक्स अक्ष मान लो, तो दिशा तो कोई भी ले सकते हैं हम। मान ली कि एक्स अक्ष की दिशा है, एक्स अक्ष की दिशा में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वस्तु, या मान लो कुछ वेग से कोई वस्तु चल रही है। परिमाण शब्द आने का मतलब आप समझना कि परिमाण का मतलब होता है दिशा विहीन, यानी एक तरीके से वेग का परिमाण, मतलब आप उस दिशा को हटा दो, एक तरीके से वेग और चाल का मान एक तरीके से अब समान ही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इनमें अंतर है। तो देखो अगर किस अवस्था में वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है, परिमाण का मतलब दिशा हट गई है। ठीक है, अब सीधे सीधा एक तो संख्या रही है और क्या रहा है, मात्रक। तो देखो अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करी है, और देखा क्या एकदम सीधी रेखा या एक निश्चित दिशा में, अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है तो उस अवस्था में दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और उनको अगर जो वो पथ तय कर रहे हैं, अर्थात मान लो दूरी जो तय कर रहे हैं उसमें अगर लगने वाला समय का अंतराल भी क्या है, समान, तो इस प्रकार से उस स्थिति में क्या होगा, औसत वेग और औसत चाल, जो औसत वेग का परिमाण किसके बराबर होगा, औसत चाल के बराबर होगा। अर्थात यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करिए एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, तो उस स्थिति में वेग का परिमाण उसकी औसत चाल की क्या हो जाएगा, बराबर। अगला देखो, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, ओडोमीटर देखो हिंदी में कहते हैं पथमापी, पथ को मापने वाला यंत्र। जैसे हमारी मोटरसाइकिलें हैं, कार है, उसमें ये ऑडोमीटर लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पथमापी होता है। और एक होता है स्पीडोमीटर, जो क्या करना है, चाल क्या नापता है, स्पीड नापता है कार की। ठीक है, तो पथ मापी है ये ऑडोमीटर, और ये क्या नापेगा कि कोई वाहन कितनी दूरी चल चुका है। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल पर आप देखोगे कि मान लो मोटरसाइकिल चल गई है 15,000 किलोमीटर, कार चल गई है 50,000 किलोमीटर, तो ये बता रहा कौन है, ये बता रहा है ऑडोमीटर। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या नापता है, ऑडोमीटर नापता है वाहन द्वारा तय की दूरी। अगला देखो, जब वस्तु एक समान गति में होती है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। देखो जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग कैसे दिखाई देता है, सीधा। ठीक है, वस्तु का मार्ग कैसे दिखाई देता है, सीधा, सीधी सरल रेखा में दिखाई देता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका
जो हमारा दिखाई देगा एक सीधी रेखा में दिखाई देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। मैं तो अगला क्वेश्चन हम पृथ्वी से लेके एक तरीके से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तक जहाँ तक हम जा सकते हैं वहां तक की दूरी तय करेंगे। अभी तो हम पृथ्वी पर थे इन सभी उदाहरणों में, इन सभी परिभाषाओं में। अब हम पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान है वहां तक चले जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल, ठीक है। अब देखो अंतरिक्ष यान में बना रहा हूँ, आप समझ लेना, ऐसा ही बनता है। ये मान लो अंतरिक्ष यान है, ये हो गई पृथ्वी। तो अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। यहाँ से एक सिग्नल भेजा और जो हमारे पृथ्वी पर जो छतरियाँ लगी होती है ना बड़ी बड़ी, वो सिग्नल क्या कर रही है, पकड़ रही है, ठीक है। और इस सिग्नल को थोड़ा सा आने में सीधा आ रहा है सिग्नल वैसे तो, सिग्नल नीचे की तरफ आ रहा है और इससे समय कितना लग रहा है, टी बराबर मान लो 5 मिनट, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है आगे, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। हमें एक ही चीज दे रखी है और पूछा क्या है, दूरी। दूरी पूछा है और एक चीज दे रखी है, समय दे दिया, दूरी पूछा है और एक चीज और दे रखी है। देखो सिग्नल की चाल, यानी सिग्नल की चाल क्या है, प्रकाश की चाल के बराबर, ठीक है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ, प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ ठीक है। यहाँ पे हमें 8 लिखना पड़ेगा, 3×10⁸मीटर पर सेकंड। तो हमें चाल पूछिए ना, तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे, पहली लाइन लिखोगे कि सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 5 मिनट, ठीक है। अब मिनट को बदलना है सेकंड में, तो 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुना करोगे और ये हो जाएगा एक तरीके से 300 सेकंड। 300 सेकंड हो गया। तो हमारी पहली लाइन क्या आ गई, सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 5 मिनट, कहने का मतलब 300 सेकंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास सूत्र है चाल का, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। हमें निकालनी है ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, ठीक है। चाल इंटू समय, चाल कितनी है 3×10⁸ मीटर सेकंड की घात -1 इंटू समय कितना है, समय आपका 300 सेकंड है, ठीक है। समय कितना है 300 सेकंड। देखो ये सेकंड की घात -1 और ये सेकंड की घात क्या है +1, ये कटेगा। अब देखो यहाँ पे 3×3, पहले इसको 3 से गुणा करो, कितना हो गया 9 हो गया। अब 10⁸ है, ठीक है। और ये 10 एक तरीके से 100 है ना, तो इसको 10⁻2 मान सकते हैं। तो जब इनका गुणा होगा तो जब आधार समान है, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, 10⁸ गुणा 10⁻2, इसको 10⁻2 लिख रहा हूँ मैं, 3 को 2 गुणा कर दिया, 10⁻2 लिख रहा हूँ, ये हो गया मीटर। तो 9×10⁻10 मीटर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, दूरी हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों हम अब देखेंगे उदाहरण, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का जो उदाहरण नंबर 2 है उसको देखेंगे। क्या दे रखा है, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जो हमारी जो कार का एक तरीके से मीटर है ना, वो क्या बता रहा है कि आप 2000 किलोमीटर चल चुके हो। ओडोमीटर क्या बताता है, पथ को बताता है, कितनी दूरी आप चल चुके हो, पथ मापे होता है ओडोमीटर का मतलब। और जब आपने यात्रा कर ली, क्या दे रखा है, यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हमने कितनी यात्रा तय कर ली, 400 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारा कार थी वो एक तरीके से शुरुआत में कितने, ओडोमीटर कितना था 2000 किलोमीटर, और जब यात्रा तय कर ली उस स्थिति में क्या हो गया 2400 किलोमीटर,
तो टोटल देखो अंतर कितना आ रहा है, 400 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे, कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसको हम करते हैं, यहीं पे कर ले क्या। तो देखो एक तरीके से क्या दे रखा है, हमें औसत चाल निकालनी ना, तो सीधा औसत चाल का सूत्र लगाओ, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर दूरी बट्टा कुल समय में लिख सकते हो। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय से भी लिख सकते हो। अब देखो दूरी क्या है, आपको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कार द्वारा चली दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अंतिम दूरी और माइनस प्रारंभिक जितनी थी, ओडोमीटर का अंतिम मान और ओडोमीटर का प्रारंभिक मान, उसका अंतर यानी कितना आ गया, 400 किलोमीटर आ गया। और उस दूरी को तय करने में समय कितना लग रहा है, इस दूरी को तय करने में समय लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल का मतलब होता है दूरी कितनी है यहाँ पे, 400 किलोमीटर। आप 400 किलोमीटर चल चुके हो और इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा हमें, 8 घंटे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 50 बार, 50 किलोमीटर प्रति, ठीक है, घंटे। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है, एक तरीके से कार की क्या है, औसत चाल है। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया किलोमीटर प्रति घंटे में। अब हमें निकालना है मीटर बटे सेकंड में। तो हम यहाँ पे एक चीज़ सीखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि औसत चाल क्या होगी, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 8 घंटे, तो दोनों का भाग दे दिया, तो हमारी औसत चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इससे बाद में हम इस किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसके लिए हम समझेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप नोट लगा लो तो ठीक रहेगा कि नोट क्या है, नोट। देखो नोट में हम क्या लिखेंगे, मान लो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36 सेकंड। ठीक है, देखो 1000 मीटर तो आपको पता है, और 1 घंटे में सेकंड कितना है, 3600। 36 सेकंड कैसे निकालेंगे बताओ, कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, और दिन में मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक तरीके से टोटल मान कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, 36 सेकंड हो गया। अब देखो इसको जब डिवाइड करेंगे, ऐसे काटेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/18। कहने का मतलब हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर हो रहा है 5 मीटर/18 सेकंड। ठीक है, ये एक तरीके से तो हो गया किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हो तो किससे गुणा करोगे। ठीक है, तो ऐसे एक ही मान हो गया। अब अगर 1 मीटर बट्टा हमें सेकंड निकालना है तो कैसे करोगे, 18 किलोमीटर बट्टे 5 घंटे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर बट्टे सेकंड होंगे, 1 किलोमीटर बट्टा एक किलोमीटर प्रति घंटे बराबर कितने मीटर पर सेकंड होंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। और 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितने किलोमीटर प्रति घंटे होंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरीके, तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में लिखेंगे 50।
किलोमीटर प्रति घंटे की जगह लिखेंगे 5/18 मीटर बट्टे में सेकंड। ठीक है, आप सीधा भी चेंज कर सकते हो। देखो सीधा चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख दिया 50। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, क्योंकि हमें दूसरा तरीके से मान पूछ रखा है मीटर बटे सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा घंटे में, घंटे को किस में चेंज करें, सेकंड में, तो हो गया 3600 सेकंड। तो ये कट गया, ये कट गया 1000 मीटर बटा 36 सेकंड, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 18 बार 2 के बड़े से, ये गया 25, ये गया 9। तो ऊपर मान आ गया 125, नीचे आ गया 9। ये मीटर बटे सेकंड में चेंज हो चुका है। इसको जब आप डिवाइड करोगे देख लेना मान कितना आएगा, 18.9 नहीं सॉरी 13.89 मीटर। ठीक है, 13.89 मीटर बट्टा सेकंड। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आ रहा है, 13.89 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, उतार सकते हो आप। वैसे आपको जो नोट्स पीडीएफ मिल रही है उसमें किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से समझ लो और वहाँ से नोट्स में एकदम स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, वहाँ पे आप देख लेना। आगे देखो, आगे देखते हैं उदाहरण। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। तो तालाब बनाते हैं, ये तालाब है, तालाब है ये 90 मीटर। ठीक है, ये हो गया 90 मीटर लंबा तालाब, इसमें तैर रही है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा या सरल रेखा पथ पर जाती है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या, सरल रेखा पथ पर जा रही है, इधर सरल रेखा पथ पर गई और वापिस आती है, वापिस आ गई मान लो। और इस दौरान कुल दूरी कितनी है, 180। तो गई और वापिस आ गई, तो टोटल कितनी दूरी होगी, दूरी बराबर क्या लिखे हम, दूरी बराबर लिखेंगे 180 मीटर। और ये दूरी कितने मिनट में तय की जा रही है, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में ये दूरी हो रही है तय। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रखा है, उषा की औसत चाल। तो आप क्या लिखोगे, उषा की औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, कुल दूरी है 180 मीटर बटा कुल समय, ये हो गया 60 सेकंड। ठीक है, ये से ये कट गया, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 3 मीटर बटे सेकंड हो गया मान। ठीक है, औसत चाल का। औसत वेग क्या होगा बताओ, वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर। ठीक है, वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। तो हम यहाँ से चले, या उषा यहाँ से तैरती हुई इधर गई, वापस उसी बिंदु पर वापस आ गई, तो विस्थापन का मान 0 है, तो वेग का मान भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे एक तरीके से औसत वेग क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि शुरुआत जिस बिंदु से की थी उसी बिंदु वापस आ गए, तो औसत वेग का मान क्या होगा, 0। अब देखो हम करते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है अभ्यास के क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास के क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका जो सेकंड नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन हमने गति पार्ट है सेकंड में कर लिया था जब हमने दूरी और विस्थापन में अंतर देखा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। अब है दूसरा क्वेश्चन, आपकी बुक में क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में। तो देखो क्या दे रखा है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से बी सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, तो जोसेफ है मान लो, और वो क्या कर रहा है, ए सिरे से, ये मान लो ए सिरा है और ये बी सिरा है, इसके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 300 मीटर। ठीक है, तो जो जोसेफ क्या कर रहा है, सीधे रास्ते पर क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। और ये समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है मान लो T1। ठीक है ना, समय हमने मान लिया एक प्रथम प्रकार की गति है ना, तो समय मान लिया हमने क्या है, T1। और T1 है 2 मिनट, ठीक है, 30 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट है 30 सेकंड। तो देखो
अब इसको अगर हम 2 मिनट 30 सेकंड को बदले, देखो 2 मिनट 30 सेकंड को अगर 2 मिनट 30 सेकंड को अगर हम किस में बदले, सेकंड में बदले, तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 60, 60 से। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का मान, और 30 सेकंड और जुड़ जाएंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट है में कितने सेकंड हो गए, 120 सेकंड, और 30 सेकंड ये वाले, तो टोटल कितना हो गया, 150 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 150 सेकंड। ठीक है, तो जो से इस तरीके से क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है कितने सेकंड में, 150 सेकंड में, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब ये घूमकर मान लो 100 मीटर पीछे आ गया बिंदु सी पर, तो ये दूरी मान लो कितनी है, 100 मीटर दे रखा हमें, और 1 मिनट में लगा ना इसको समय, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, ऐसे मान लो। ठीक है, तो 60 सेकंड में वापस क्या कर रहा है, ये आपका समय हो गया मान लो T2, T2 बराबर क्या है, 60 सेकंड। तो 100 मीटर दूरी उल्टी दिशा में ये क्या करेगा, 60 सेकंड में तय करेगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये तो दे रखे है सभी चीजें, जो हमने क्या कर दिया, बना दिया, इसका चित्र बना दिया। अब हमें जो से की औसत चाल और औसत वेग क्या है वो ज्ञात करना है। इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है सिरे ए से सिरे बी तक। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से बी तक के लिए औसत चाल और औसत वेग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखो दूरी तो सीधी सीधी दे रखी है, दूरी क्या है, ए बी, तो आपकी ए बी दूरी है, और समय कितना लग रहा है, समय मान लो लग रहा है T1। ठीक है, तो ए बी का मान है 300 मीटर, और समय है 150 सेकंड। ठीक है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड से जो सिर्फ क्या कर रहा है, औसत चाल है उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से देखो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग देखो ये दूरी एकदम सीधी दिशा में ना, तो सीधी दिशा में दूरी होगी, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा। यहाँ पे भी हम एफ बी रखेंगे मान, सीधी दूरी है देखो, सीधी दूरी इसलिए क्या रखेंगे, एफ बी और समय T1 होगा। तो यहाँ पे भी एक तरीके से 300 मीटर बटा 150 सेकंड बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये मान आ गया जोसेफ का औसत चाल और औसत वेग का ए सिरे से बी सिरे तक का। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा है हमें ए सिरे से सी सिरे तक। ठीक है, तो मतलब क्या नहीं, मतलब ये कह रहा है कि आप ए सिरे से बी सिरे तक गए, फिर बी से वापस सी पर आए, तो उस पूरी परिस्थिति में हमें क्या निकालना है, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग निकालना है ना, तो देखो दोनों का सूत्र लिखते हैं एक बार, औसत चाल और औसत वेग का। तो देखो बच्चों औसत चाल दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी तो जुड़ेगी, तो दूरी जुड़ती है, तो देखो ए से बी, ए बी, ठीक है, प्लस बी से सी, तो कुल दूरी तो यही थी, ए से बी पर आए, बी से वापस सी पर गए, तो कुल दूरी हो गई इतनी, बट्टा में कुल समय, देखो इधर वाला समय T1, इधर वाला समय क्या होगा T2, तो T1 प्लस T2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेग किस पर निर्भर करता है, वेग निर्भर करता है आपके विस्थापन पर। ठीक है, तो देखो विस्थापन क्या बोलता है, विस्थापन ये बोल रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, सी तक तो जाना है हमें, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, वही क्या आती है, विस्थापन। तो देखो ये टोटल 300 है, इसमें 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 200। तो एसी कितनी है, एक तरीके से हमारी 200। ठीक है, एसी तो होगी 200, और हमें समय समय तो हमेशा जुड़ेगा, समय होगा T1 प्लस T2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया एसी कुल विस्थापन, ए से सी के मध्य कुल विस्थापन 200 मीटर आ जाएगा, और समय क्या होगा, समय तो जुड़ेगा T1 प्लस T2, क्योंकि समय तो आपको पूरा लगा है ना, आप ए से पहले बी पर गए, फिर बी से सी पर आए, तो T1 प्लस T2 कुल समय हो गया, और कुल विस्थापन कितना है, एसी। ठीक है, तो आपने ये उतार लिया क्या, इसको देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इधर इधर आके कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो औसत चाल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल देखो कितनी होगी, तो इसको मिटा ही देते हैं। ये आपने उतार लिया, ये वाला उतार लेना है, ठीक है, पॉज करके उतार लो, चलो ठीक है, मिटा दे, देखो मिटा रहे हैं। अब
फटाफट हम निकालते हैं आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। देखो ये ऐसे ही बन गया था। चलो हम, ये कितना दे रखा है, ए बी कितना है, ए बी आपका है 300 मीटर, ठीक है। और बी सी, बी सी कितना है 100 मीटर, ठीक है। और कुल दूरी पहले वाली, पहला समय T1 समय 150 सेकंड और दूसरा समय 60 सेकंड, तो टोटल मान हो गया 400 मीटर बट्टे 120 सेकंड। देखो जीरो से जीरो कटता है। अब आप अगर आप इसमें इसका भाग दोगे ना तो लगभग 2 के करीब मान आएगा, ठीक है। तो मान इसका लगभग कितना आ रहा है, 1.904 मीटर बटा सेकंड, ठीक है। तो ये मान आ गया औसत चाल का। अब देखो औसत वेग क्या होगी, औसत वेग होगा ए सी, ए सी हमने बताया था ना, ए सी, ए सी कितना है 200 मीटर। समय तो टोटल जुड़ेगा T1 प्लस T2 यानी कितना हो गया 210 सेकंड, ठीक है। तो इसका मान लगभग आपका आएगा 0.95 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे औसत चाल ये आ गई और ये आ गया औसत वेग। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, अब्दुल गाड़ी में स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे मापता है, ठीक है। तो मान लो गाड़ी में अब्दुल जा रहा है कहीं स्कूल, मान लो यहाँ से मान लो स्कूल तक गया, ये है स्कूल, स्कूल, ठीक है। ये है स्कूल, यहाँ तक गया और इसकी चाल कितनी थी, मान लो इसकी चाल है पहली, मान लो ये चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, जाते समय। तो जाते समय इसकी ये चाल हो गई, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, जाते समय इसकी ये चाल है। और उसी रास्ते से लौटने के समय, उसी रास्ते के लौटने के समय वहां भीड़ कम थी, तो देखो भीड़ कम होगी तो चाल बढ़ेगी, ठीक है। और औसत चाल कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वापस जाते समय देखो, वापस जाते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटे हो गई चाल वापस जाते समय। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल। अब देखो पहले हम औसत चाल का सूत्र लिख रहे हैं, औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो अगर हम दूरी तो दे नहीं रखी है तो एक बार हम मान सकते हैं कि ये दूरी कितनी है x है, ठीक है। x की दूरी तो उसे, उसने दूरी तय की स्कूल जाने में और स्कूल से वापस जाने में भी x दूरी तय की, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो x आने में और x वापस से जाने में, तो कुल दूरी होगी 2x एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे दूरी तो समान है लेकिन चाल देखो अलग अलग है, चाल अलग अलग है इसका मतलब समय अलग होगा। देखो दूरी समान है, चाल अलग है तो समय अलग अलग होगा, ठीक है। तो समय अलग लग रहा है अलग अलग लग रहा है, तो इस तरीके से इस समय को हम मानते हैं T1, या चलो पहले वाले को T1 मान लें, ठीक है। इस समय जो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा T1 और वापस जाने में समय लगा T2, तो कुल समय क्या होगा T1 प्लस T2। देखो हमें समय निकालना है, समय से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो समय एक तरीके से चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और हमें तो समय चाहिए, तो समय बराबर क्या होगा बताओ, समय बराबर कैसे लिख सकते हैं हम, समय बराबर दूरी बट्टा चाल समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब समय किसकी बात करें, पहले वाले समय की बात करें T1 की, ठीक है। तो दूरी कितनी थी x थी और चाल कितनी है 20 है, ठीक है भाई, ये मान आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले समय की बात करें
तो समय बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है, दूरी है x, वापस जाने में x दूरी तय करनी पड़ी उसे, ठीक है, और चाल कितनी है 30। अब ये मान इस सूत्र में रखेंगे, देखो ये तो हो गया आपका 2x, थोड़ा सा इसको इधर लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया x और x आने और जाने में टोटल कुल दूरी कितनी होगी 2x, पहले वाले समय का मान x बट्टा 20, ठीक है, और दूसरे वाले समय का मान x बट्टा 30, आया समझ में। अब देखो हम ये ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, इसको लघुत्तम लेके सोल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम आप लोगे तब आएगा 60। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो वैसे 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 20 का 60 भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार 30 का 60 भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अब ये मान कितना आ रहा है 2x बट्टा 5x बट्टा में 60, ठीक है, तो ये 60 हो गया, 60 का 60 ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो इधर तो हो जाएगा 2x गुणा 60 बट्टे 5x, ये से ये कट गया, ठीक है, ये कितने बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा, तो आ गया कितना आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है 2 × 12 यानी 24, चाल है तो दे रखी है हमें, चाल ही पूछिए ना, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये मान आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है शायद 2023 में, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन है, वैसे 9th क्लास के लिए तो थोड़ा सा हार्ड ही हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हमने कोशिश की कि आपको समझ में आई। तो बच्चों अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, उस वीडियो में हम लेके आएंगे त्वरण, त्वरण को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, और उसमें करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। उससे पहले कुछ बेसिक्स मैं डालना चाह रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स की, जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो वो आएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो।